गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेंचुरी मीटर, है ना। वेंचुरी मीटर हमने डिस्कस किया था, सबको समझ में आ गया? डेरिवेशन कर रहे हो जाकर के, है ना। डेरिवेशन में ही छुपे होते हैं सभी चीज़ों के आंसर्स, है ना। तो डेरिवेशन आप करो, वहाँ से जब आप डीपीबीस करते हो तो आप जब क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको अभी तो इंस्टेंटली अभी आप पढ़ ही रहे हैं सब्जेक्ट तो आपको याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर चीज़ों को आपको रिकॉल करना है तो आपको डेरिवेशंस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेशंस आप लोग अच्छे से करो, इसके अलावा डीपीबीस के क्वेश्चंस आप करते हुए चलो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो वेंचुरी मीटर हमने पढ़ा था, उस वेंचुरी मीटर का रिजल्ट क्या था एक बार फिर से देखते हैं। वेंचुरी मीटर का रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। फाइनल रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था, रिजल्ट था कि वेंचुरी मीटर से हम डिस्चार्ज निकालते हैं, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या बना था? डिस्चार्ज का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालो तो आपको फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यूज नहीं करना है ना, या फिर आप बोल दो कि CD की वैल्यू को 1 यूज करना है ना। तो वहां पर फॉर्मूला बनता है आपका, बेसिकली आपने A1 V1 और A2 V2 किसी भी जगह से आप निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना। A1 क्या है? द एरिया ऑफ द पाइप। A2 क्या है? द एरिया एट द थ्रोट, ठीक है। और यहां पर यदि आप निकालते हो तो फॉर्मूला बनता है आपका A1 A2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हो सकता है कि H आपको डायरेक्टली दे दे। H क्या है? व्हाट इज H? क्या रीड करोगे? H प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? एक तो इनलेट वाला पॉइंट और दूसरा थ्रोट वाली लोकेशन। तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड हेड। इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड हेड ये प्रेशर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना। अगर आप इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड यदि मेजर नहीं करना चाहो, क्योंकि ये काफी बड़ी क्वांटिटी आती है, ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम मैनोमीटर लगा देते हैं। तो मैनोमीटर अगर लगा रखा है तो उसमें अगर रीडिंग x है तो आप इस तरीके से एक फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव करवाया था, वो फॉर्मूला या तो ये लगता है, अगर हैवी लिक्विड यूज करते हैं जैसे मैनोमीटर लिक्विड में आपने यूज कर लिया मरकरी, है ना। तो मरकरी है और वाटर यदि फ्लोइंग कर रहा है मान लो, ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो मरकरी के रेस्पेक्ट में कैसी है? कम है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर फॉर्मूला क्या होता है? x टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1 में से घटा देंगे किसको? अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कहां पर, जो मैनोमीटर है उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है किसके रेस्पेक्ट में? जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली ये रेशियो लेस देन 1 आएगा। तो 1 में से फिर इस रेशियो को घटाना, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया है आपको हर एक चीज। फिर भी अगर आप जाकर के जब भी रिवाइज करते हो आप सीधे सीधे फॉर्मूले देखते हुए चले जाते हो तो डेरिवेशन का मतलब ही नहीं है ना। डेरिवेशन अगर मैं दे रहा हूं तो उसके अंदर से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, निकाले जाते हैं। किसी भी जगह पर यदि क्वेश्चन पर आप अटकोगे तो आपको ये डेरिवेशन ही बचाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था ना, ये बताया था ना कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसको जब आप रोटेट करते हैं इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज फुल ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाता है ये लिक्विड, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? दिस इज प्रोपोर्शनल टू R⁴। पहले आपने प्रेशर का वेरिएशन लिया था, वहां पर आपने डीपी निकाला था, फिर एक आपने स्ट्रिप ली थी सर्कुलर के अंदर, है ना, रिंग टाइप की स्ट्रिप ली, फिर इंटीग्रेट किया, रिजल्ट आया था R⁴। अगर लिक्विड ने इधर दीवारों पर फोर्स लगाया तो दीवार भी लिक्विड पर फोर्स लगा देगी। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण ये दीवार, ये जो वॉल है, जो टॉप वॉल है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा देती है और नीचे की तरफ इधर वेट भी लगेगा। तो वेट और ये वाला फोर्स मिलकर के बॉटम का फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था। वेंचुरी मीटर के बाद में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, इंक्लाइंड में, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है क्या, या सब जगह पर सेम एक्सप्रेशन लगेगा? H क्या है? व्हाट इज H? तो इन जनरल यदि आपको H बताना हो तो आप हमेशा ये बताना P1/ρg प्लस Z1, है ना, प्लस Z1, ठीक है, माइनस ऑफ P2 डिवाइडेड बाय ρg प्लस Z2। वाकई में H ये होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल यूज कर लोगे तो डेटम से ऊंचाई Z1 और Z2 बराबर हो जाएगी, Z1 और Z2 कट जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस भी आ जाता है ना। तो अगर मान लो अंदर जाकर के क्वेश्चन आया कि आपको या तो प्रेशर गेज लगाए हुए हैं तो वो प्रेशर रीड करके बता रहा है, Z1 Z2 अलग अलग एलिवेशंस दे रखे हैं, तब आपको H की ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तब जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर वेंचुरी मीटर से क्वेश्चन आएगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला यही लगेगा हमेशा। मेहनत लगेगी इसको कंक्लूड करने में कि ये H किस तरीके से निकलेगा, है ना। डेटा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कभी भी सारी मेहनत H के लिए लगेगी। बाकी ये इक्वेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम 2 डिवाइसेस और देखेंगे। हाँ, कल की क्लास में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, एक बहुत ही खतरनाक चीज आई थी। वो क्या थी? बर्नौली की इक्वेशन। बर्नौली की इक्वेशन डिराइव कहां से होती है? बहुत ही यूलर्स इक्वेशन से।
और कभी यूलर्स इक्वेशन अगर आप भूल जाओ तो बर्नौली तो हमेशा याद रहता है, ठीक है, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2z प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो कौन सी इक्वेशन आ जाती है, यूलर। वैसे आया उल्टा था कि पहले यूलर ने इक्वेशन अपनी दी थी, उसके बाद में इंटीग्रेशन किया था, तब जाकर के बर्नौली की इक्वेशन आई थी। बर्नौली की इक्वेशन जब डिराइव की थी आपने तो अजम्पशंस क्या क्या थे, द लिक्विड इज द फ्लूइड इज आइडियल, है ना। आइडियल का मतलब क्या है, देयर इज नो विस्कोसिटी, देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो कई जगह पे दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं कि फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं है, एक अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, फ्लूइड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे काउंटिंग बढ़ा देते हैं। आप लोग बढ़ाते थे ना आरटीयू में लिखते समय, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिखने के 2 ही पॉइंट है, तो 10 को आपसे वैसे लिखवा लो, है ना। जो चाहे वो तोड़ तोड़ करके उनको कैसे लिखा जाता है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, है ना। ठीक है, गोलू भी सीख ही रहा है आजकल किस तरीके से लिखी जाती हैं चीजें, है ना। और बाकी आप समझाते रहा करो इसको, है ना, अभी सेकेंड ईयर में। चलो ठीक है। हाँ, तो क्या क्या और अजम्पशन थे बताना जरा। 2 अजम्पशन तो मैंने बता दिए। तीसरा स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट डेरिवेशन में कहाँ आया था, जब मैं एक्सेलरेशन लिख रहा था तो मैंने डेल वी बाय डेल टी जो था उसको 0 किया था। डेरिवेशन से समझ में आ रहा है कि हमने स्टडी कंडीशन मानी है। इसके अलावा इरोटेशनल, क्योंकि इरोटेशनल के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह जो आते हैं, ठीक है, रोटेशन के कारण, तो वो आपने लिए नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये इरोटेशनल फ्लूइड कंडीशन यहाँ पर आपने मानी है, ठीक है। और बर्नौली इक्वेशन के अंदर इन टर्म्स को क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करवा दो जरा। P अपॉन रोजी के क्या क्या नाम थे, V स्क्वायर अपॉन 2g का क्या क्या नाम था, और Z का क्या नाम था, और ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, पहली चीज ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वेट में, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट में, ये प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वेट में, है ना। तो बेसिकली ये एनर्जी पर यूनिट की इक्वेशन है और ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए, अलोंग द फ्लो ये कांस्टेंट चलेगा, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन इज ए एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो पहले बताई थी वो हमने मास कंजर्वेशन से देखी थी, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन याद है, 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, ठीक है गौतम। 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से अब पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह इन सब चीजों से डर नहीं लगता होगा आपको, है ना। चलो, और इस P अपॉन रोजी टर्म की क्या क्या नाम है, क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैटिक हेड, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, ठीक है, ये इसके 2 नाम है। V स्क्वायर अपॉन 2g को काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, डायनेमिक हेड, ठीक है, और बस ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हेड बोल दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। Z डेटम हेड, एलिवेशन हेड, ठीक है, पोटेंशियल हेड, ठीक है। इस तरीके से नाम आपने इसके लिए थे। इनमें भी क्लब करते हैं इन दोनों को, है ना। तो जैसे अगर इसको इसके साथ में अगर आप कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये स्टेग्नेशन हेड कहलाता है। Z को इसके साथ जब ज्वाइन करते हैं, यानी कि P अपॉन रो जी प्लस जेड, ये सॉइल में यूज किया जाता है। सॉइल में सीपेज जब होता है वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो सॉइल के अंदर जब आप सीपेज होते समय टोटल एनर्जी निकालते हो तो आपके पास में पीजोमेट्रिक एनर्जी होती है ना, पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल होता है P अपॉन रो जी प्लस जेड के बराबर, ठीक है। तो रिकॉल किया हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। आज चलते हैं नेक्स्ट, आप हेडिंग डालो ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर, हेडिंग डालो ऑरिफिस मीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरिफिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब है ओपनिंग, है ना, स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग आगे जाके भी जब ऑरिफिस पढ़ाऊंगा आपको तो मैं स्मॉल ओपनिंग टैंक के साइड में भी लगाऊंगा, टैंक के बॉटम में भी लगाऊंगा, और यहाँ पर जो टैंक के साइड में ओपनिंग होगी, जैसे ये टैंक है, सामने से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, टैंक की साइड में मेरी ओपनिंग कैसी हो सकती है, ओपनिंग मतलब जहां से लिक्विड को निकलने के लिए रास्ता है ना। तो ये जो होल होगा ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली ऑरिफिस कहलाता है, ठीक है। जब भी आप कभी भी किसी भी चीज में होल प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें से फ्लूइड को पास करने का रास्ता देते हैं, लिक्विड को पास करने का रास्ता देते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो ऑरिफिस कहलाती है ना। तो ये ऑरिफिस कहलाता है। ऑरिफिस की शेप कुछ भी हो सकती है, आगे जाके पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ठीक है, सर्कुलर ओपनिंग दी जा सकती है, बॉटम में भी आपको मिलेगा, तो ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चाहते हैं ऑरिफिस मीटर बनाना। ऑरिफिस मीटर किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको देख लो जरा, है ना। ऑरिफिस मीटर, हेडिंग डालो ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर किस तरीके का एक मीटर होता है, ठीक है। ये बेसिकली डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है। कल मैंने आपको बताया था वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो डिस्चार्ज मेजर करेगी, ठीक है। तो पाइपलाइन में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है,
ठीक है, तो उसमें अगर डिस्चार्ज आपको निकालना है तो वो वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ये पाइप है और इस पाइप के अंदर पैर है, तो इसको क्लोज कर दो, दरवाजा लगा दो पूरा। ठीक है, सबने लगा दिया दरवाजा। ये बताना जरा पाइप के अंदर दरवाजे की शेप कैसी होगी? पाइप कैसा है? सर्कुलर। इसके अंदर अगर आप क्लोज करना चाहते हो इसको, तो क्लोज के लिए आपको ये सर्कुलर डिस्क लगानी पड़ेगी। अब ये जो डिस्क आपने लगाई है इसमें ओपनिंग प्रोवाइड कर दो, है ना। तो ये जो ओपनिंग प्रोवाइड करी है, ठीक है, ये अब लिक्विड को रास्ता देगी जाने के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट आपने यहाँ पे बनाया है ये क्या कहलाता है? ये ऑरिफिस कहलाता है। ये बेसिकली ऑरिफिस मीटर है ना। आप डायग्राम बनाओ। ये ऑरिफिस मीटर है। पाइप का एरिया यहाँ पर मैं यूज करूंगा, लेट्स से कि पाइप का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू A1, है ना। और यहाँ पर जो ओपनिंग प्रोवाइड करी है इसका जो एरिया है वो A0 है। ठीक है, नोट कर लेना। आपको हो सकता है डाया दी जाए, डायमीटर ऑफ द पाइप दे दे, द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस दे दे, है ना। तो बेसिकली आपको A1 और A0 मिल जाएगा। क्या पाई बाई 4 d स्क्वायर कर देंगे, आपको A1 और A0 मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, A1 इज बेसिकली द एरिया ऑफ द पाइप। ठीक है, एरिया ऑफ द पाइप। एंड A0 इज व्हाट इज A0? A0 इज द एक्चुअल एरिया। ठीक है, किसका एक्चुअल एरिया? एक्चुअल एरिया ऑफ द ऑरिफिस। ये ऑरिफिस का एक्चुअल एरिया है, ये एक्चुअल एरिया है ऑरिफिस का, है ना। ये एक्चुअल एरिया है ऑरिफिस का। कभी सुना जरा, कभी कहीं पर ऐसी जगह पे गए हो आप जहां पर थोड़ा सा दरवाजा कम हाइट का होता है, तो दूर से दिखाई देता है कि शायद हम टकरा ना जाए, तो हम क्या कर देते हैं? पहले से झुक करके निकलते हैं। ऐसे होते हैं, झुक करके निकलते हैं। ठीक है, अगर आप दरवाजे तक पहुंचे और आपको लगा कि यार ये तो जबरदस्ती झुक गए, हम तो जस्ट क्लियर की थी हमने बाउंड्री, है ना, दूर से तो लग रहा था कि कहीं लग ना जाए, तो आप झुक करके निकल रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली लिक्विड के साथ में भी ऐसा है। सोचो जरा, ये स्ट्रीम लाइन से, है ना, ये स्ट्रीम लाइन से यहाँ पर जो लिक्विड आ रहा है पूरा का पूरा एरिया कवर करते हुए आ रहा होगा। जैसे ही ये स्मॉल ओपनिंग मिलती है तो लिक्विड क्या करता है? लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्ट्रीम लाइन जो एकदम लास्ट वाली जो स्ट्रीम लाइन है उसको बना करके बता रहा हूँ। ठीक है, सारे लोग ध्यान दो। यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो कुछ इस तरीके से जा करके फिर वापस एक्सपेंड करेगा। तो होता क्या है, बेसिकली जहां पर कोई ओपनिंग आती है, यहाँ पर जो एरिया जो पहले फ्लो कर रहा था, जितना एरिया मिल रहा था वो ज्यादा था, फिर बाद में एरिया ऑफ फ्लो कम है, तो क्या होगा? लिक्विड का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो जो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये पूरा लिक्विड है, ब्लू लाइन से बना रहा हूं मैं, इसके अंदर पूरा लिक्विड है जो कि ये फ्लो करते हुए जा रहा है। क्या लिक्विड ने वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया है जो उसको मिल रहा था? नहीं मिला, है ना। उसको जो एरिया जो लिक्विड को मिला है वो A0 नहीं मिला, थोड़ा सा कम मिला है। इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो जोन होता है ना, ये वाला जो जोन होता है जहां पर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जहां पर हो रहा होता है इसको क्या कहते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वेना कॉन्ट्रैक्टा। नोट कर लेना जरा। देखो लगातार कॉन्ट्रैक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन वो जगह जहां पर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वेना कॉन्ट्रैक्टा। और वेना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स से कि दिस एरिया जो यहाँ पर लिक्विड यूज कर रहा है वो मान लेते हैं AC के बराबर है। लेट्स से कि जो एरिया लिक्विड ने यूज किया है वो AC के बराबर है। सुन रहे हो मेरी बातों को ध्यान से? इतना बड़ा एरिया टोटल अवेलेबल था। इसका मैं ऐसा करता हूँ, इसका मैं एक क्रॉस सेक्शन भी बना लेता हूँ। ये मेरा पाइप था, इसके अंदर ये इतनी सी ओपनिंग थी, और इस ओपनिंग के अंदर से भी जब लिक्विड गया, जब जेट गया, तो उसने इतना एरिया यूज किया। सुन रहे हो मेरी बातों को ध्यान से? बाहर वाला जो एरिया है, बिल्कुल बाहर वाला सर्किल, ये कौन सा एरिया है? दिस इज द एरिया A1, पाइप का एरिया। ठीक है, इसके बाद में जो ये अंदर वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये किसका एरिया है? गिवन एरिया ऑफ द ऑरिफिस। जो ओपनिंग थी इतनी बड़ी थी। अब ये पूरी की पूरी ओपनिंग से फ्लो नहीं हुआ, फ्लो सिर्फ कहां से हुआ? अंदर वाले पार्ट से हुआ। ध्यान देना, ये घटना कब कब होगी? जब जब भी सडन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जब जब भी सडन कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब तब ये चीज होगी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो एरिया यूज हुआ है वो किसके बराबर बोला है मैंने? वो AC के बराबर बोला है। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली एक यहाँ पर कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे। कल भी हमने एक कोफिशिएंट डिफाइन किया था, जिसको बोला था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्या फॉर्मूला था? Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय Q थ्योरेटिकल, है ना। ये था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट आता है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? CC कह रहे हैं। तो नोट कर लो, CC इज डिफाइंड एज
क्या बोलेंगे इसको, इसको आप शब्दों में लिख लेना। जैसे यहां पर है एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, तो यहां पर क्या बोलेंगे, एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो, एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो है ना, वो कितना है, एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो AC है, एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एरिया अवेलेबल फॉर द फ्लो, है ना, वो है A नोट के बराबर। इसलिए बोल रहा हूं शब्दों में लिखो, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल एरिया सर ये ऑरिफिस का एक्चुअल एरिया तो A नोट है ना, ठीक है एक्चुअल एरिया ऑरिफिस का A नोट है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्लो की, कि फ्लो का एक्चुअल एरिया कितना है डिवाइडेड बाय फ्लो के लिए थ्योरेटिकल कितना था, जगह कितनी थी फ्लो के लिए, पूरी की पूरी A नोट थी, जिसमें से उसने यूज कितना किया, उसने AC यूज किया, तो AC डिवाइडेड बाय A नॉट, यहां पर ये टर्म आएगी। देखो कल भी हमने ये देखा था कि ये जो फैक्टर आता है आपका लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा, 1 से छोटा या बराबर। ये भी कैसा रहेगा, देखो जरा, हमेशा जब फ्लो होगा तो ये मैक्सिमम एरिया अवेलेबल है, इतने में से फ्लो हो सकता है, ठीक है, और ये आपका एक्चुअल एरिया जहां से फ्लो हुआ, तो ये भी आपका लेस देन इक्वल टू 1 आने वाला है, ठीक है, तो नोट कर लो, दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि जितने भी कोफिशिएंट यहाँ पर आएंगे, अभी हाइड्रोलिक कोफिशिएंट टोटल मिलाकर के 3 है, एक तो वेलोसिटी वाला, एक एरिया वाला और एक डिस्चार्ज वाला। Q बराबर A इंटू V, डिस्चार्ज वाले को कहते हैं CD, एरिया वाले को कहते हैं, ठीक है, CC, और जो आपका वेलोसिटी वाला है वो CV कहलाता है, वो बाद में जब आएगा तब देखेंगे, है ना। अभी देखो, नोट किया गया यहाँ तक, बर्नौली की इक्वेशन लगाने वाले हैं हम लोग, है ना, वी नीड टू अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। कहां पर लगाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक तो सिचुएशन से पहले ले लेते हैं, यहां तो लगा नहीं सकते मैनोमीटर को, तो कहां लगाएंगे, जस्ट आफ्टर इट, है ना, तो जो आपका मैनोमीटर लगा रहे हैं हम, एक तो यहां लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब सिचुएशन से बहुत पहले, मतलब उसका इफेक्ट भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा, और एक कहां लगा रहे हैं, यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि दीवार है, कहां लगा दो, जस्ट इसके बाद में लगा दो, ठीक है, तो इस जगह पर आपने लगा दिया। बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से लगाए जाते हैं ये, जो भी आपको डिवाइस वगैरह दे रखी है उस डिवाइस से पहले लगाएंगे कि उसका इफेक्ट जब तक नहीं आया तब तक, उसके बाद में फिर डिवाइस जहां खत्म हो रही है वहां पर आपने मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है। यहां पर लिक्विड दबेगा, यहां पर लिक्विड ये आएगा, इस जगह पर ये जो डिफरेंस आता है इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस डिफरेंस, क्या है इसका सिंबल, इसका सिंबल है X। अगर आप इन टर्म्स ऑफ हेड बात करोगे तो यहाँ पीजोमीटर डाल देना, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ हेड डिफरेंस H कहलाता है। जब आप मैनोमीटर यूज करते हैं तो लिक्विड का जो डिफरेंस आता है, लेवल का जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, X कहलाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर X चलेगा, ठीक है, ये X चलेगा। यहाँ पर जहां पर आपने इसको लगाया है ये तो आपका सेक्शन 1 है, और ये वाला जो सेक्शन है बिल्कुल इसके बगल में है ये, है ना, ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में हम लोग बर्नौली लगाएंगे, लगाएं जरा बर्नौली। अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। व्हाट इज द बर्नौली इक्वेशन, कैसे लिखते हो, हमेशा पहले ही ऐसे लिख करके बैठ जाया करो, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1, P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। ये आपने लगा दी बर्नौली इक्वेशन। मुझे बताना जरा वो कौन से दो पॉइंट है जहां पर बर्नौली लगा रहे हैं, तो सेंटर लाइन पकड़ लो वापस पाइप की, है ना, सेंटर लाइन पकड़ लो। एक तो आपका पॉइंट ये है फर्स्ट, इस सेक्शन पर ये सेंटर लाइन पर पॉइंट है, और दूसरा जो ये सेकंड सेक्शन लिया इसकी सेंटर लाइन पर पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं। लगाओ जरा बर्नौली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौली लगवाओ। तो सबसे पहले P1 अपॉन रो जी एज इट इज रहेगा, Z1 और Z2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। फिर आपके पास में इक्वेशन बनेगी P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। इसको क्या कह देंगे, इसको H कह देंगे। कैसे कहा था, कल भी समझाया था, बिल्कुल सेम तरीके से आज भी। कल डेरिवेशन दिया था ना मैंने X और Y वगैरह मान करके, है ना, तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन यहाँ पर, इसको H कह देंगे। तो फॉर्मूले के अंदर बेसिकली आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू H, ठीक है। आगे चले, आगे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ। तो व्हाट विल बी द कंटिन्यूटी इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहेगी, ठीक है। व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 बराबर A2 V2 लगाएं, तो वहां से कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको क्या रिजल्ट दे रही है, ठीक है। लगा करके देखो जरा एक बार, अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन एट द सेक्शन
ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आप लोग अप्लाई करो इसके आगे। A1 V1 बराबर A2 V2 लगाना है आपको, ठीक है। कर रहे हैं क्या, इससे आगे जा पा रहे हैं? जाओ थोड़ा सा आगे जाओ। A1 V1 बराबर A2 V2 लगाओ। एक वेलोसिटी को आप चेंज कर दोगे यहां से, कल भी ऐसे ही किया था, किसी भी एक वेलोसिटी को रिप्लेस करवा दो और उसके बाद में आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है वो मुझे बताओ। हाँ, लेट्स से कि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं ना। मैंने बोला था बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन मैक्सिमम टाइम आपको एक साथ लगानी पड़ती है ना। बर्नौली तो लगा दी हमने, इसके बाद में आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। सारे लोग चेक करो, आपने इसी तरीके से लगाई क्या, लगा ली क्या आप लोगों ने इक्वेशन? ठीक है, देखो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये लगेगा। अब A1 V1 और A2 V2 रखवा दो जरा फर्स्ट सेक्शन पर और सेकंड सेक्शन पर, है ना। तो फर्स्ट सेक्शन पर दिस विल बी इक्वल्स टू A1 V1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड सेक्शन पर जो एरिया ऑफ फ्लो है वो आपका कितना है, वो है एक्चुअल एरिया, है ना। एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो जो है वो इतना है, तो दैट इज इक्वल टू CC मल्टीप्लाइड बाय A0। इतना है क्या, मल्टीप्लाइड बाय V2 कर दे क्या, तो बेसिकली जो V2 होगा वो कितना हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A0, ठीक है, और डिवीजन के अंदर आ जाएगा CC, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय V1, ये हो जाएगा आपका V2। हो गया क्या? इसको उठा करके फिर इस जगह पर रखो। कल भी हमने सिमिलर स्टेप यूज करी थी, इस वजह से मैं आपसे करवा रहा हूं, आप लोग करो, आगे बढ़ो। वेलोसिटी यहाँ पर v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको v2 को उठा करके रखोगे तो v1 की टर्म्स में आ जाएगा, है ना। तो v1 की टर्म्स में अगर निकाले तो ये क्या आ जाएगा, देखो जरा, दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये तो कॉमन आ गया। इसके बाद में अंदर क्या बचा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A0 का स्क्वायर, ठीक है। A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A0 स्क्वायर एंड दिस इज CC स्क्वायर, है ना। ये वाली टर्म आपकी बन रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू H। तो ये V1 आ गया आपका, ठीक है। वेलोसिटी जो V1 है वो आपके पास में यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। अब इस V1 वेलोसिटी के बाद में आगे क्या करें, बताओ आगे क्या करना है इसका। वेलोसिटी V1 आपको नजर आ गई कि अंडर रूट 2g डिवाइड बाय अंडर रूट में ये आ जाएगा, ठीक है। हटा दूंगे ये सारी चीजें, देखना जरा, लिख लिया है, ठीक है। देखो तो यहां पर अगर आप इस इक्वेशन को आगे अप्लाई करें, ठीक है, अगर यहां से हम V1 निकालते हैं, ठीक है, तो V1 कितना आ रहा है, V1 की जो वैल्यू है अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A1 स्क्वायर A0 स्क्वायर एंड दिस इज CC स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका V1 आ गया। निकालो सारे लोग, वैल्यू ऑफ V1 इतनी मिल रही है क्या आपको, दिस इज V1 V1 मिला। अब ये जो V1 है इसको क्या करें, डिस्चार्ज निकालना है। बताओ डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करें, जो वेलोसिटी V1 है उसको A1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आपके पास में V1 A1 जो होगा यही तो डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज जब आपने निकाला तो A1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh, ठीक है। डिवीजन के अंदर आपको मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A0 स्क्वायर, दिस इज CC स्क्वायर, ठीक है। देखना जरा आपकी इक्वेशन ये बन रही है क्या, दिस इज योर इक्वेशन। समझ में आ गया, डिस्चार्ज की जो इक्वेशन है आपकी ये है। और इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, या फिर हम उधर से भी निकाल सकते थे। अगर आप V2 वाला एक्सप्रेशन लो तो V2 वाले एक्सप्रेशन से क्या मिलता है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम एक कंपेयर करके एक टर्म निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा वेंचुरी मीटर वाला रिजल्ट था उस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल वाली टर्म से जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, यानी कि इधर हमें पता है, हमने एरिया, एक्चुअल एरिया को हमने कितना लिया, एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो को AC लिया है। तो यदि यहां से निकाला जाता है यानी कि V2 निकाला जाता तो क्या बनता, देखो जरा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था, और A2 कितना था, A2 था आपके पास में A0 मल्टीप्लाइड बाय CC एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय V2, ठीक है। फिर मैंने V2 को रिप्लेस करवाया था, अगर V2 को रिप्लेस करवाने की जगह V1 को रिप्लेस करवाते तो क्या बनता, दैट इज A0 CC डिवाइडेड बाय A1, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय V2, ये बनता क्या,
ये V1 का एक्सप्रेशन बनता। फिर से अगर उस वाले एक्सप्रेशन में डालते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था एक, क्या एक्सप्रेशन था इस जगह पर, h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये एक्सप्रेशन था क्या। अगर इसको उठा करके इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एक बार फिर से दिखाओ जरा। h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है ना, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस A0 मल्टीप्लाइड बाय CC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या। ठीक है, ये जो आया है इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं V2, और V2 वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और डिवीजन के अंदर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A0 CC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। एक बार इसको भी लिखो, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्रेशन है ना, कि अगर हम डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं तो हम वेलोसिटी V1 से भी जा सकते हैं, वेलोसिटी V2 से भी जा सकते हैं, और यहां से अगर डिस्चार्ज वाली इक्वेशन अब बनाए तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको एक्चुअल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल एरिया कितना है, दैट इज इक्वल टू A0 मल्टीप्लाइड बाय CC है ना, A0 मल्टीप्लाइड बाय CC, तो A0 मल्टीप्लाइड बाय CC अंडर रूट ऑफ 2gh, डिवीजन के अंदर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A0 CC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, डिस्चार्ज के बराबर है। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज की इक्वेशन आपकी बन गई, नोट कर लो यहां तक। दोनों ही सेम एक्सप्रेशन है ना, जो आपने लिखे हैं डिस्चार्ज की इक्वेशन। अगर आप A1 V1 से जाओगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन तो करेक्ट है ना, आप चाहे A1 V1 लगा दो, चाहे आप A0 CC मल्टीप्लाइड बाय V2 लगा दो, बात तो बराबर ही है ना। तो अभी हम एक चीज कंपेयर करवाना चाहते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि भाई बुक्स में ये लिखा होता है तो फिर ऐसा नहीं कि आप हमेशा वही करें, है ना। जब आप डेरिवेशंस के अंदर जाते हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हो, लेकिन अगर आपको फाइनल फॉर्मूले का फॉर्म बनाना है कि ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो दिखना चाहिए बुक्स की तरह। तो अगर आप देखें तो उसके अंदर इसको कंपेयर करवाते हैं, है ना। अभी यहाँ तक तो लिखो आप, डिस्चार्ज यहाँ तक समझ में आएगा। ये वाली स्टेप्स तो आपकी कल वाली स्टेप्स ही थी, जहां पर आपने h निकाला, फिर A1 V1 किया, डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन बन गया, ये डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन है। अगर आप V2 निकालते हुए डिस्चार्ज निकालते तो ये डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन है। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान देना, आपको कल एक डेरिवेशन जो दिया था वेंचुरी मीटर वाला, उस वेंचुरी मीटर वाले में, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन क्या था बताओ जरा। वेंचुरी मीटर के अंदर एक्सप्रेशन क्या था। मैं चाहता हूं कि ऑरिफिस मीटर में भी हम सेम एक्सप्रेशन यूज करें, इसको तो हटा रहा हूं अभी मैं, है ना, उसी को हम फाइनली यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते। देखो ध्यान दो, लास्ट क्लास में जो हमारा एक्सप्रेशन था वेंचुरी मीटर के अंदर वो क्या था बताओ, वो था Q इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाय A1 A2, ठीक है, A1 A2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, है ना। नोट करो यहां तक। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सप्रेशन ये वाला और वो वाला सिमिलर तरीके से दिखाई दे तो क्या करें, आप लोग देख करके बताओ जरा क्या किया जाए ताकि ये मेरा कंपेयर हो जाए यहाँ पर, है ना। तो अंडर रूट में मुझे चाहिए, अंडर रूट में क्या चाहिए मुझे चाहिए A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर, ये चाहिए अंडर रूट में, है ना। तो इस क्वांटिटी से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, अंडर रूट में बन गया क्या जो चाहिए था वो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो जरा, या ना A1 को आप A1 की तरह समझ लेना, वहां पर भी इनलेट पर एरिया था A1, यहां पर भी इनलेट पर एरिया A1 है। वहां पर जो थ्रोट था उस जगह पर एरिया A2 था, यहां पर आपका जो एक्चुअल एरिया है फ्लो का, ठीक है, वो आपने A0 यूज किया हुआ है। एक्चुअल नहीं, ये आपका थ्योरेटिकल है ना, जो थ्योरेटिकल एरिया ऑफ ओरिफिस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो A0 है ना। तो चलो अब यहाँ पे अगर कंपेयर करवाए तो कंपैरिजन आपको क्या देगा बताओ जरा, कंपैरिजन आपको क्या दे रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाया जाए तो क्या देगा ये, तो CD की जो वैल्यू है, यहाँ तो CD है अंडर रूट 2gh, वहां पर भी अंडर रूट 2gh नजर आ रहा है, ये तो आपको एग्जैक्टली सेम नजर आ ही रहा होगा। इसके अलावा आपने जो A0 लिखा हुआ है, A0 जो आपका A2 एरिया था ये भी आपका है, नजर आ रहा है। तो CD मल्टीप्लाइड बाय A1 जो है वो वहां पर किस लिखे हुए एक्सप्रेशन के बराबर है देखो जरा, तो दैट इज इक्वल टू CC, है ना। और डिवीजन के अंदर ये अंडर रूट वाली टर्म 1 माइनस A0 CC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A0 CC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर, है ना, A1 स्क्वायर। तो A1 को भी अगर आप एलसीएम लेकर के यदि यहाँ पर यूज कर लो तो आपके पास में एक्सप्रेशन ये वाला बच जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस इतना, ठीक है, और ये A1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो CD और CC में रिलेशन ये है ना, नोट कर लो कि ऑरिफिस मीटर के अंदर जो आप CC यूज किए हो, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज किए हो, और इसके अलावा जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है
उनमें आपस में रिलेशन ये होता है। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अपनी जिंदगी आसान करने के लिए किया है, बस और कुछ नहीं। वेंचुरी मीटर आ जाए चाहे ऑरिफिस मीटर आ जाए, हमें एक ही एक्सप्रेशन यूज करना है ना। तो सिर्फ डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीसी जब दे दिया जाए तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से चलेगी, बस उसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करवाया। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि ये आपका सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और आ रही है ना, ऊपर भी आएगी एक टर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है अभी तो। जब कंपेयर करवाया ना आपने, तो ये ए नोट वाली टर्म गई, √2g गया, ये गया, तो बाकी बचा हुआ मटेरियल ये था, है ना। तो √(a1)², ठीक है, सीसी के साथ में जो बचा हुआ ऊपर ये वाली टर्म की √(a1)² माइनस a0²। इसको लिखना पूरा है ना। ठीक है, डेरिवेशन तो हमने दे दिया। अब हम कंक्लूड करेंगे कि हमें करना क्या है ना, मोटा मोटा आइडिया पकड़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन जो दिया है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। हम हमेशा जब जब भी बर्नौली लगाएंगे तो हमेशा जो भी आपकी डिवाइसेज है या जहां पर जो चेंज आया है, तो चेंज से पहले एक पॉइंट लो और चेंज के बाद में एक पॉइंट लो, है ना। तो बर्नौली हमने लगाई, ये जो चेंज आया था इससे पहले एक पॉइंट लिया जब कुछ भी नहीं था इसकी वजह से इफेक्ट, और चेंज के जस्ट बाद में आपने एक पॉइंट ले लिया। इन दो सेक्शन पर आपने बर्नौली लगाई। बर्नौली लगाई वही P1/ρg प्लस V1² डिवाइड बाई 2g प्लस Z1, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर इन तीनों टर्म्स के समेशन के बराबर है। यहाँ पर जो सेटअप लगाया था इसके अंदर फिर से मैंने वो पीजोमीटर आपको नहीं दिखाया कि उन दोनों के बीच में जो रीडिंग का डिफरेंस होता है वो h के बराबर होता है। इक्वेशन कल वाली ही चली थी आपकी, ठीक है। h बराबर V2² माइनस V1² डिवाइड बाई 2g। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई। एक एक्सप्रेशन तो मैंने आपको वहां पर a1 v1 से दिखा दिया कि a1 v1 से भी दिखा सकते हो, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आप यहां से भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर CD और CC की वैल्यू को जब कंपेयर करवा के एक फॉर्मूला दिया जाता है, कई सारी रेफरेंस बुक में लिखा होता है, तो अगर वो देखना चाहते हो तो यहाँ पर हमने ये वाली टर्म बनाई, यानी कि हमने V2 कैलकुलेट किया, है ना। तो V2 जब कैलकुलेट किया तो एक्चुअल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया V2 को, तो आपके पास में क्या आ गया, एक्चुअल डिस्चार्ज आ गया। तो जो ये एक्चुअल डिस्चार्ज है, इस एक्चुअल डिस्चार्ज के अंदर हमने जब टर्म देखी तो हमें कंपेयर करवाना है पिछले वाले रिजल्ट का। देखने में वैसे ही लग रहा है, √2gh आ रहा है, एक कोफिशिएंट आ रहा है, ऊपर की तरफ एरियाज आ रहे हैं, है ना। अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो वैसे ही टर्म लग रहा है ना, जैसा आपका वेंचुरी मीटर में था। तो दो अलग अलग फॉर्मूले क्यों याद करें, एक से ही काम चला लो, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि ये जो आपका फाइनल फॉर्मूला था और जो वेंचुरी मीटर का फाइनल फॉर्मूला था, इन दोनों को अगर कंपेयर करवाएं तो रिजल्ट यहाँ पर आप दे देते हैं कि CD जो है वो CC टाइम्स ऑफ ये वाला आएगा। कंपैरिजन के बाद में ये रिजल्ट मिला। बात समझ में आ गई क्या। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब हम इन दोनों को फॉर्मूले को देखते हुए जब हमने इक्वेट करवा दिया, इन दोनों को कंपेयर करवा दिया, रिलेशन ये आ रहा है आपके पास में, इसका मतलब वेंचुरी मीटर में जो फॉर्मूला लगता था वो ऑरिफिस मीटर के लिए भी लगा दो, ठीक है। और ऑरिफिस मीटर के लिए लगाते समय कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली ऑरिफिस मीटर का यूज किया जाएगा। ये CD सेम नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सर फॉर्मूला सेम हो गया, डिस्चार्ज भी सेम आएगा, क्या CD अलग होगा। वेंचुरी मीटर के अंदर लॉसेस कम आते हैं और यहाँ पर लॉसेस ज्यादा आते हैं। यहाँ लॉसेस ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ अचानक से फ्लो के अंदर चेंजेस आए। देखो आगे जाके मैं आपको लॉसेस बताऊंगा, दो तरीके के लॉसेस आएंगे, एक होगा मेजर लॉस और दूसरा होगा माइनर लॉस, है ना। माइनर लॉसेस के अंदर हम पढ़ेंगे लॉसेस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई पाइप के अंदर कोई चीज डिपॉजिट हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से, बैंड वगैरह की वजह से। और जो मेजर लॉस होता है वो फ्रिक्शन की वजह से आता है ना। तो ध्यान देना, जब जब भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन में कभी भी लॉसेस नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसके कारण लॉसेस होते हैं कि यहाँ पर पानी अंदर की तरफ आएगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, लेकिन अंदर के बाद जब वो फैलेगा, उसको जब रास्ता दिखाई दे रहा है, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन देखने के बाद में वापस डायमीटर बढ़ गई क्या, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एक्सपेंशन आते हैं उसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एक्सपेंशन होते हैं उसमें लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर जब पानी आया तो यहाँ से यहाँ तक तो अंदर गया, फिर यहाँ पर दीवारों के टकराया, दीवारों के टकराने के कारण लॉसेस ज्यादा है। वेंचुरी मीटर जब आपने देखा था तो वेंचुरी मीटर के अंदर ऐसा कभी होने ही नहीं दिया, बिल्कुल आराम आराम से आप पानी को लेकर के गए। ऐसा था क्या वहां पर,
वहां पर आपने कभी भी एकदम से चेंज नहीं किया, डायमीटर भी घटाई थी, लेकिन कैसे घटाई, धीरे 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 घटाई। और जब आपने उसको एक्सपेंड भी किया तो धीरे 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 करके एक्सपेंड किया, तो क्या हुआ, लॉसेस कम आए, लॉसेस कम आए तो सीडी ज्यादा आया, ठीक है। तो लॉसेस कम आने की वजह से सीडी कैसा था, सीडी ज्यादा था, और यहां पर सीडी कैसा आएगा, यहां सीडी कम आएगा। बात समझ में आ रही? ऑरिफिस मीटर के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम आएगा। और वैसे सीडी का फॉर्मूला क्या बनाया था कल आपने, अंडर रूट ऑफ एच माइनस एच एल डिवाइडेड बाय एच, ये फॉर्मूला था क्या। अगर हेड लॉसेस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सीडी कम हो जाएगा। देख लो फॉर्मूले में भी दिख रहा है, प्रैक्टिकली भी दिख रहा है कि यहाँ तो अचानक से हुआ था चीज, फिर ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ तो टकराए दीवारों के टकराने के कारण लॉसेस ज्यादा है, तो ऑरिफिस मीटर में लॉसेस ज्यादा होंगे। इसका जो सीडी आएगा ना ऑरिफिस मीटर का, वो आएगा लगभग 0.62 0.64 की रेंज के आसपास, है ना, इस रेंज के आसपास आपको नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आएगा, सीडी आएगा किसका, ऑरिफिस मीटर का, वो 0.62 0.64 0.65 इसके आसपास आपको देते हैं, ठीक है। और कल जो वेंचुरी मीटर में हमने सीडी देखा था वो कितना था, सीडी देखा था 0.98 के आसपास, है ना, 0.98 0.97 बोल दो, 0.96 बोल दो, उसके आसपास की वैल्यू आपको नजर आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी जब भी क्वेश्चन आता है तो 0.96 के आसपास जो आपका 0.98 के आसपास जो आंसर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। ऑप्शन ऐसे ही देता है 0.98 0.8 0.62, ठीक है, 0.72, तो आप समझ जाओगे। क्लियर है क्या बातें? डेरिवेशन समझ में आ गया क्या, कंक्लूजन समझ में आ गया क्या, कंक्लूजन क्या है। बाकी इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लगाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैनोमीटर कौन सी रीडिंग देता है, पीजोमेट्रिक डिफरेंस बताता है ना। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल ना लगा करके इसको टेढ़ा लगाते हैं, इंक्लाइन पाइप होता, तब भी आपके पास में सेम थ्योरी है जो आपने वेंचुरी मीटर के लिए देखी थी। इन दोनों फॉर्मूलों में फॉर्मूला भी सेम है, बस वहां पे वेंचुरी मीटर में A1 पाइप एरिया था और A2 थ्रोट एरिया था। यहां पर जब आप लिखोगे तो A1 है द एरिया ऑफ द पाइप और A2 क्या है, जो एक्चुअल एरिया ओपनिंग का है वो, ठीक है। एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो नहीं है, एक्चुअल एरिया जो ओपनिंग का है वो, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल एरिया है। तो ये चीजें आपको पहले ही पता होती है, जब डिवाइस लगा रहे हो आप तो आपको पता है ना कितनी बड़ी ओपनिंग है, ये हमें पता है, कितना बड़ा पाइप है ये हमें पता है। तो A1 A2 तो हमको पता रहते हैं। H इसके ऊपर मेहनत करनी होती है कि जब फ्लो हो रहा होता है उस टाइम पर हेड वगैरह मेजर कर लो, तो वो क्या करते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्स रीड कर लेते हैं। तो एक्स रीड करने के बाद में वो H निकाल देते हैं, जो फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। H निकालने के बाद में इसको लगाएंगे, लगाने के बाद में Q आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। बात समझ आ गई? ऑरिफिस मीटर से डिस्चार्ज मेजर कर लिए, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट है पिटोट ट्यूब, हेडिंग डालो, पिटोट ट्यूब।